कि आज के क्लास में हम पिछले पढ़ाए गए कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, इस पर चर्चा करते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है बुलबिल्स ऑफ अगेव आर। फर्स्ट ऑप्शन मॉडिफाइड यूनिसेलुलर लीफ बड, मॉडिफाइड मल्टीसेलुलर फ्लोरल बड, मॉडिफाइड मल्टीसेलुलर ब्रांच, मॉडिफाइड मल्टीसेलुलर फ्लेसी फ्लोरल बड। ये पहला क्वेश्चन हुआ। तो हिंदी में हम कहेंगे बुलबिल यानी पत्रकंद। अगेव का पत्रकंद होता है पहला रूपांतरित एक कोशिकीय पर्णकलिका, रूपांतरित बहुकोशिकीय पुष्पीय कलिका, रूपांतरित बहुकोशिकीय शाखा, रूपांतरित बहुकोशिकीय गूदेदार पुष्पीय कलिका। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन इंटरनोड रनर। निम्न में से कौन एक पोरी का ऊपरी भूस्तरी है। पहला ऑप्शन है सकर, दूसरा ऑफसेट, स्टोलोन और कॉर्न। ठीक है। सकर हुआ अंत भूस्तरी, ऑफसेट भूस्तरिका, स्टोलोन भूस्तरी और कॉर्न घनकर। तीसरा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय एरियल मॉडिफाइड स्टेम अकर्स इन। वायवीय रूपांतरित तना में कायिक जनन होता है। पहला ऑप्शन है कैक्टस एंड मिंट, नागफनी और पुदीना। दूसरा में स्ट्रॉबेरी एंड शुगर कैन, स्ट्रॉबेरी और गन्ना। और तीसरा है मैंगो तथा एप्पल। ठीक है। और चौथा है कैक्टस एंड शुगर कैन, नागफनी और गन्ना। तो अब इसका आंसर बताओ। पहला का आंसर क्या होगा? डी। अधिकांश छात्र कह रहे हो डी, तो तुम लोग का सही है ये आंसर। ठीक है। चलो दूसरा का आंसर क्या होगा? ऑप्शन। वेरी गुड। दूसरा का क्या होगा? ऑप्शन। तीसरा का बी। स्ट्रॉबेरी और शुगर कैन बी होगा। बी। कुछ लोग बी कह रहे हो, कुछ लोग डी कह रहे हो। कंफ्यूजन है, थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। क्या होगा? क्या डी कॉन्फिडेंस है या फिर 50-50 बात हो रही है? बायो में एकदम कॉन्फिडेंस, ऐसा पढ़ना है कि कॉन्फिडेंस यानी हम जो बोल दिए वो सब सही होगा सर, गलत नहीं हो सकता। ये हुआ कॉन्फिडेंस। शुगर केन में थर्ड डाउट है। और कोई एनीवन? ए। एक मिनट, अगर ए होगा ये कैक्टस और मिंट, तो मिंट हम किस में लिखा है? बी होगा। मिंट जो है सकर, सकर का उदाहरण मिंट और क्राइसेंथेमम हम लिखा है, तो ये गलत हो गया। बी। स्ट्रॉबेरी हम किस में लिखा है? स्टोलोन। स्टोलोन में लिखा है, तो ये गलत हो गया। मैंगो और एप्पल इसमें तो होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा? डी। ये है, इसको रिजेक्शन मेथड भी कहते हैं ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का, कि ऑप्शन को हम रिजेक्ट करते जाते हैं तो हमारा सही ऑप्शन आ जाता है। तो ऑप्शन डी होगा कैक्टस, नागफनी और शुगर कैन। इसमें एरियल मॉडिफाइड स्टेम के द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं बुलबिल के बारे में। कल हम लोग पढ़े हुए थे, बुलबिल को हिंदी में पत्रकंद कहा जाता है ना। तो बुलबिल अगेव, एनसीईआरटी ने अगेव दिया एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो बुलबिल जो होता है वो कल बताए थे फ्लैसी बर्ड। एक्चुअली में वो कौन सा बर्ड है? फ्लोरल बर्ड। मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड जो है वो मॉडिफाई होके फ्लैसी हो जाता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, गूदेदार पुष्पीय कलिका। बर्ड जो है वो चैप्टर तुमको मॉर्फोलॉजी में है। बर्ड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, मॉर्फोलॉजी में तुमको पढ़ना है। तो फ्लोरल बर्ड होते हैं। फ्लोरल बर्ड वो होते हैं जिससे फ्लावर डेवलप होता है ना। फिर लीफ बर्ड है, लीफ डेवलप होता है। फिर ब्रांच बर्ड से ब्रांच डेवलप होता है। तो फ्लोरल बर्ड जो है वो रूप बदल लिया, मॉडिफाई हो गया, है ना। फ्लोरल बर्ड ये जो है रूपांतरित हो गया,
अगर रूपांतरित नहीं होता तो ये क्या बनता, फूल बनता, फ्लावर बनता, या फ्लोरल एक्सिस में डेवलप होता, ठीक है। तो मॉडिफाई होके ये क्या हो जाता, फ्लैशी हो जाता, गूदेदार, और गूदेदार होके ये क्या करता है, क्या करता है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, कायिक जनन करता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन और सिंपल कर सकता है, सीधे पूछ सकता है मॉडिफाइड फ्लोरल बड, ये भी ऑप्शन में रह सकता है। यहाँ एक फ्लैशी दे दिए, यहाँ भी थोड़ा सा और बढ़ा दिए उसको। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये भी सही हो सकता है। अब देखो इसमें ये दो ऑप्शन जो है, यह भी ऑप्शन गलत नहीं है। अब किसी भी कंपटीशन में जब हम बैठते हैं तो हमारे सामने ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, एक दो ऑप्शन, जिसमें से कि दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन उस दोनों में से सबसे ज़्यादा सही कौन है? क्या इस ऑप्शन को हम गलत कर सकते हैं? नो, ये ऑप्शन गलत नहीं है। बुलबिल जो है मॉडिफाइड मल्टीसेलुलर फ्लोरल बड है, तो ऑप्शन ये भी सही है और ऑप्शन ये भी सही है। लेकिन ये इसमें एक जो शब्द दे दिया गया फ्लैशी, फ्लैशी के कारण ये और ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाएगा। तो चारों में से अगर हमको छांटना पड़े तो हम किसको छांटेंगे? डी को छांटेंगे। तो प्राय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा ही दिया जाता है, ताकि तुम्हारा जो वो डेप्थ देखना चाहता है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट देखना चाहता है कि कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, ठीक है। अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन इंटरनोड रनर, वन इंटरनोड रनर, है ना। तो हम लोग पढ़े थे ये जो ऑफसेट है, एक ही इंटरनोड होता है। वाटर हायसिंथ पढ़े हुए हम लोग, जलकुंभी। तो जलकुंभी में बस ये एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, और ये क्या हुआ? इंटरनोड, वन इंटरनोड रनर। ये क्या है? वन इंटरनोड रनर। और हमारा जो ओरिजिनल रनर था, हमारा जो रनर था, रनर का एग्जांपल बोलो। रनर का आपको साइनोडॉन, धूप था रनर। तो रनर में क्या होता है कि ये पौधा, इससे यहाँ पर हॉरिजेंटल ब्रांच निकलता है। ये हॉरिजेंटल, ये जमीन पर, जमीन से शाखा निकल रहा है। इस नोड पे भी जड़ निकल जाएगा, पत्ती निकल जाएगा। फिर जहाँ जहाँ जमीन को टच करेगा अगला नोड, ये शाखा निकल जाएगा। तो देयर आर वेरियस नोड्स, इंटरनोड्स। ये भी इंटरनोड हुआ, ये भी इंटरनोड हुआ, ये भी इंटरनोड हुआ। ये फैल सकता है। ये अगर मान लेते फिर फ्लैट हो गया, झुक गया इधर, तो ये भी जो इसका नोड होगा, ये जहाँ जहाँ नोड होगा, इस नोड पर सॉइल में रूट निकलेंगे ऊपर। तो देयर आर मेनी इंटरनोड्स इन रनर, बट इन ऑफसेट ओनली वन इंटरनोड इज प्रेजेंट, इसलिए इसको वन इंटरनोड का रनर कहा जाता है। तो रनर के तरह ही है, ये रनर जो है वो ग्राउंड पे फैलता है, और ये ऑफसेट जो है कहाँ फैलता है? पानी में, वाटर में, और एक ही इंटरनोड का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रायः जो है कंपटीशन में पूछा भी जा सकता है। वाटर हायसिंथ और पिस्टिया, पिस्टिया बताए थे, वाटर लेट्यूस जिसको कहते हैं। और वाटर हायसिंथ को क्या कहा जाता है? टेरर ऑफ गंगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर तीसरा। तो हम लोग जो पढ़े थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, पढ़े थे ना। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम। तो पहला टॉपिक था हमारा कि अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, ठीक। दूसरा था सबेरियल मॉडिफाइड स्टेम। अब तीसरा है एरियल। अब एनसीईआरटी ने इसकी चर्चा नहीं की है तो वहाँ पर हम छोड़ दिए हैं। तो एरियल, जमीन के ऊपर स्टेम जो रूपांतरित हो गया, तना जो रूपांतरित हो गया, उसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है। तो उसके उदाहरण कौन कौन? तो पहला हमारा यहाँ पर है ऑप्शन में कैक्टस, नागफनी, ठीक है।
तो ये जो कैक्टस है ओपुन्सिया, तो इसमें मॉडिफिकेशन ये रूट है, ये इसमें ये बताओ कि मॉडिफाइड स्टेम कौन सा है इसमें? स्टेम तना जो अपना रूप बदला हुआ है तो कौन सा, क्या ये है, ये जो कांटा जैसा दिखा है ये मॉडिफाइड स्टेम है, या ये चपटा जो ये जो है ये जो है फ्लैशी स्टेम हो जाता है, चपटा गुदेदार तना हो जाता है। ये स्टेम जो है वो रूप बदल लिया, रूप बदल के ये क्या हो गया, चपटा हो गया, फ्लैट हो गया और फ्लैशी हो गया। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक। अब इस पर का जो कांटा है, स्पाइन जो है वो क्या है, पत्ता है मॉडिफाइड लीफ है, वो पत्ता है, पत्ती अपना रूप बदल लिया। क्यों, क्या कारण है इसका? ट्रांसपायरेशन के रेट को डिक्रीज करने के लिए। हम जाने कि यहाँ पर ये कैक्टस जो है वो ज़ेरोफाइटिक एडाप्टेशन है, यानी मरुस्थलीय पौधा है, तो वहाँ पर वाटर की कमी होती है, तो वाटर के लॉस को बचाने के लिए नेचर ने क्या किया है, इसके लिए कुछ व्यवस्था कर दी है। पहला व्यवस्था तो क्या है कि इसका स्टेम जो है फ्लैशी सकुलेंट होता है, तो उसमें वाटर भरा रहता है। इसका तना जो है ये चपटा भाग, हरा हरा भाग, ये गुदेदार होता है, तुम उसको काटोगे तो पानी निकलेगा, इसमें पानी स्टोर रहता है, नंबर 1। दूसरा, ये पत्ती जो लीफ जो है वो मॉडिफाइड होकर स्पाइन बन गया, पत्ती जो है रूप बदल के कांटे में बन गया। तो क्या होगा कि अगर ये लीफ रहता तो सरफेस एरिया ज़्यादा रहता, इससे ट्रांसपायरेशन से लॉस होता, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से पानी बाहर निकलते, तो अब इसका सरफेस एरिया जो है वो घट के कांटा हो गया, पत्ती घट के स्पाइन हो गया, तो इससे वाटर लॉस नहीं के बराबर होगा। तो वाटर लॉस को ये बचा लिया, यहाँ वाटर को कंजर्व भी कर लिया, ठीक है। और ये जो फ्लैट स्टेम है इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। तो ग्रीन होने के कारण इसका पत्ती तो स्पाइन बन गया है, तो ये भोजन कैसे बनाएगा, स्टेम से बनाएगा। स्टेम जो है वो, इसमें क्लोरोफिल होते हैं और ये अपना प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस स्टेम के द्वारा किया करता है। तो अब इस पूरी प्रोपेग्यूल को फाइलोक्लैड कहा जाता है, ठीक है। जैसे आलू ट्यूबर था, अदरक राइजोम था, तो इसको क्या कहते हैं, फाइलोक्लैड। तो अब इसमें स्टेम का कोई भी पार्ट जो है, कोई भी पार्ट से पौधा निकल सकता है, एनी पार्ट ऑफ स्टेम, है ना। वहाँ पर उपस्थित जो बड है वो अपने आप ग्रो कर जाते हैं। तो एरियल मॉडिफाइड स्टेम के किसी भी पार्ट से एक नया कैक्टस का पौधा बन सकता है, ठीक है। और इस प्रोपेग्यूल को क्या कहते हैं, फाइलोक्लैड कहते हैं। नया टर्म तुम यहाँ जान लो, ठीक है। शुगर कैन, गन्ना, शुगर कैन में जो नोड होता है ना, एक जिसको कहते हैं केतारी, तो इसके नोड पर रूट होता है। स्टिल्ट रूट कहा जाता है इसको, है ना। ये मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है। तो इसका कोई भी एक नोड जो है, एक नोड के जो रूट है, ये पौधा को जन्म दे सकता है। अगर हम मान लेते हैं ये कट कर दिए, यहाँ से कट करके लगा दिए, कम से कम एक नोड है यहाँ पर, तो एक नोड जो है रहना चाहिए और उस नोड से जड़ निकलेगा और ज़मीन के अंदर वो ऐसे। तो इसका हम कटिंग भी करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। तो एटलीस्ट जो कटिंग करेंगे उसमें एक नोड होना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि इसको ऐसे कट करके लगा दिए, है ना,
इसको हम यहाँ से कट करके लगा दिए, इतना पार्ट इधर रिमूव करो, ये लगा दिए, तो इसमें तो नोड है नहीं, तो नोड नहीं होगा तो रूटिंग नहीं होगा, रूट नहीं निकलेगा, जड़ नहीं निकलेगा और पौधे नहीं लगेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ दो बात आई कि ओपोन्सिया और कैक्टस में क्या होता है, स्टेम का एनी पार्ट को हम कट करके भी लगा सकते हैं, वहाँ से पौधा आ सकता है उस पर उपस्थित बर्ड से। और ये शुगर कैन में एटलीस्ट एक नोड होना चाहिए, जिससे कि रूट निकलता है, स्टिल रूट, और इससे फिर नए पौधे। तो ये कहाँ पर है, ग्राउंड के ऊपर है, जमीन के ऊपर है। तो जमीन के ऊपर जो है मॉडिफाइड स्टेम के द्वारा जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ये दो उदाहरण हमको याद रखना, ठीक है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। लेकिन वो तो रूट का मॉडिफिकेशन है। किसका? वो जो नोट्स पे है तो हाँ, ये रूट का मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये हम स्टेम ही कटिंग आगे कर क्या काट रहे हैं, स्टेम काट रहे हैं, है ना। तो एरियल स्टेम लगा रहे हैं उसका, स्टेम पर एक नोड है, उस नोड पर रूट है, वहाँ नोड इम्पॉर्टेंट है, नोड जो है वहाँ पर रूट है। और मॉडिफिकेशन तो सही में ये रूट का है, स्टिल रूट है, ठीक है। तो स्टेम का कुछ ना कुछ पार्ट होना चाहिए। अब मान लेते हैं केवल हम रूट लगा देंगे, केवल मान लेते हैं रूट लगा देंगे तो दिक्कत होगा। कम से कम हमको रूट नोड के साथ उसका स्टेम का कुछ पार्ट भी हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर हम लोग अब आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्राफ्टिंग पढ़ना है ना, ठीक है। कल